नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिकल लर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने DSSB एग्ज़ाम और जो भी अदर आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले अपने कुछ वीडियोज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs सॉल्व कर रहे थे, जो कि DSSB एग्ज़ाम और अदर जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत, मतलब आधुनिक यानी ब्रिटिश और मध्यकालीन और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो भी है उसके अंतर्गत जितने भी हमारे प्रश्न आए हैं अभी तक पुराने पेपर में, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे होंगे कैसे, PYQs होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि जैसा देखा गया है कि SSC का पैटर्न होता है, बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे बहुत रिपीट होते हैं और DSSB में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? वह कौन से दार्शनिक हैं जिनका विचार था कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन पर आधारित होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जॉन ड्यूई, ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 रूसो, ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो वह कौन से दार्शनिक हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि उनका जोर ही इस बात पे था कि जो भी शिक्षा है वह मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 रूसो। हम सब जानते हैं रूसो बहुत ही महान दार्शनिक थे। रूसो क्या थे? बहुत ही महान दार्शनिक थे ग्रीक के। तो रूसो का ऐसा मानना था, रूसो का, कि मानव विकास जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी होना चाहिए, वह शिक्षा जो भी होनी चाहिए वह मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो रूसो हमारे, हम सब जानते हैं रूसो क्या थे? रूसो हमारे प्रकृतिवादी थे। रूसो क्या थे? प्रकृतिवादी थे। मतलब ये लोग प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते थे, प्रकृतिवादी होते थे। प्रकृतिवादियों का क्या विचार होता है कि जो भी बालक है उसकी स्वतंत्रता पर बहुत जोर देते हैं कि बालक को आप स्वतंत्र रखिए, आप उसको मौके दीजिए, वो अपने आप सीख लेगा, आपको उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रकृति के साथ संबंध बनाने दीजिए, उसको उसके साथ रहने दीजिए, वो अपने आप सीख लेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रकृतिवादी होते हैं वो किस पर जोर देते हैं? सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, मतलब कि बालक की स्वतंत्रता पर बहुत जोर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 रूसो। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? पूछा गया है प्रश्न में, वह कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में जानवरों के साथ अपने प्रयोग किए? किसके सीखने के जो भी नियम थे, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, वो किस पर किए? जानवरों के साथ किए। या हमारे प्रश्न में पूछा गया है, हमारे ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 हिलगार्ड, ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डूवी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो जानवरों पर प्रयोग करना शुरू किया था वो थे हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग करना स्टार्ट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3। तो थॉर्नडाइक के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। थॉर्नडाइक किसके रूप में जाने जाते हैं? थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए, कुछ मुख्य सिद्धांत इनके 3 थे और कुछ गौड़ सिद्धांत भी दिए। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। सफल शैक्षिक प्रथा डैश विधियों के आवेदन से विकसित होती है? यह हमारा प्रश्न असिस्टेंट टीचर DSSB एग्जाम में कब आया हुआ है? 2014 का आया हुआ ये प्रश्न है। जो भी हमारे इस वीडियो में सारे प्रश्न होंगे वह हमारे
पुराने वर्षों में आए हुए ही प्रश्न होंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सफल शैक्षिक प्रथा डैश विधियों के आवेदन से विकसित होती है। हमारे ऑप्शन हैं एनालॉग विधि, वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन नंबर 3 आभासी विधि, ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी विधि। तो वह कौन सी विधि है जिससे सफल शैक्षिक प्रथा विधियों के आवेदन से विकसित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक विधि। हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक विधि जो होती है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि किस पर आधारित होती है? तथ्यों पर आधारित होती है। यह तथ्यों की बात करती है और तथ्यों पर आधारित होती है। और तथ्य किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? तो अवलोकन को बढ़ावा देते हैं। तो जो हमारी वैज्ञानिक विधि होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है, जो कि अवलोकन को बच्चों में विकसित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मानव विकास के अध्ययन में आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। मानव विकास जो भी है उसमें किसका आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है? किसके? मानव विकास के अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन है हमारे अध्ययन में कैसे आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्षैतिज, ऑप्शन नंबर 2 लंबवत, ऑप्शन नंबर 3 क्षैतिज और लंबवत दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है जो भी आनुवांशिक विधि होगी वह कौन सी होगी? क्षैतिज आनुवांशिक विधि होगी या लंबवत, या फिर क्षैतिज और लंबवत दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षैतिज और लंबवत दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षैतिज और लंबवत दोनों। जब मानव विकास का अध्ययन करते हैं वो भी आनुवांशिक विधि का उपयोग करके, तो क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 5। संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति डैश है। जो भी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मतलब संघीय जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके मामले में पूछा गया है। जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, उसका पद क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है हमारे प्रशासक, ऑप्शन नंबर 2 कुलपति, ऑप्शन नंबर 3 रेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 प्रभारी। तो जो संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है वह होता है वहाँ का कुलपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वो होता है पाकिस्तान का राष्ट्रपति कुलपति होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुलपति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में जोर दिया गया? शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में जोर दिया गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, बौद्धिक उद्देश्य। तो बौद्धिक उद्देश्य पर किस पर जोर दिया गया? हमारे ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीक, ऑप्शन नंबर 3 स्पार्टा, ऑप्शन नंबर 4 एथेनिया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? वह कौन सी कंट्री हो जाएगी जिसमें कि बौद्धिक उद्देश्य पर शिक्षा में बहुत जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत से पुराने दार्शनिक जो थे वो ग्रीक के ही थे। तो बौद्धिक उद्देश्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है ग्रीक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, किसकी टिप्पणी है? तो पूछा गया है वह कौन थे जिन्होंने ये टिप्पणी करी है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ऑप्शन है हमारे JB वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 हल, ऑप्शन नंबर 3 जुंग, ऑप्शन नंबर 4 गुथरी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं टीचिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोट है जो कि हमें याद हो जाता है सबसे पहले। तो JB वॉटसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JB वॉटसन। JB वॉटसन जो हम जानते हैं उनके बारे में कि वो कौन थे, वो व्यवहारवादी थे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि JB वॉटसन हमारे व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है? व्यवहारवादियों का ध्यान सिर्फ उस व्यवहार पर केंद्रित होता है, उसका अध्ययन वो करते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देता है, मतलब जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे माप सकते हैं, बस उसी व्यवहार पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। तो यही व्यवहारवादी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JB वॉटसन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सह शिक्षा में आप नहीं करेंगे, जब आप सह शिक्षा कर रहे होंगे मतलब कि साथ साथ वाली शिक्षा, तो आप क्या नहीं करेंगे? क्वेश्चन है हमारा लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर 2 आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता,
ऑप्शन नंबर 3, आप किसी को वरीयता नहीं देते। ऑप्शन नंबर 4, आप लहजा अनुसार सलूक करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बहुत ही सावधानी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे ऑप्शन ऐसे हैं हमारे जो कि हमें फंसा सकते हैं। सह शिक्षा में आप नहीं करेंगे, तो सह शिक्षा में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो कि आप नहीं करेंगे, तो ये हमें नहीं अपना बहुत ही ध्यान रखना है, नहीं करेंगे। ऑप्शन है हमारे लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर 2, आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर 3, आप किसी को वरीयता नहीं देते। ऑप्शन नंबर 4, आप लहजा अनुसार सलूक करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा सावधानी से करने वाला प्रश्न है, तो इसलिए इसको करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसमें एलिमिनेट करना है और ऑप्शंस बहुत क्लोज के हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे कि आप लड़कियों को लड़कों से प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वो चीज़ क्या हो जाएगी, फिर अलगाव भी हो जाएगा और रूढ़िबद्धता भी हो जाएगी। तो किसी को प्राथमिकता देने जैसी कोई बात नहीं है, दोनों को हम साथ साथ भी लेकर चल सकते हैं, किसी एक को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वह एक कौन सी चीज़ है जो व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने का बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन है हमारे धर्म। ऑप्शन नंबर 2 जाति। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने का बुनियादी सिद्धांत है। कोई भी चीज़ जो आपकी व्यक्तिगत होगी उसको क्या बना देगी, हम इंडिविजुअल हैं और हमें सामाजिक बनाने का काम कौन करती है, तो हमारी शिक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है। अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य क्या होता है, क्या विकसित करना होता है अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य, तो है हमारे ऑप्शन समझ, या फिर उच्चारण, या फिर संवेदनशीलता, या फिर सामरिक ज्ञान में वृद्धि। तो जो अच्छी शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या क्या विकसित करना होता है, तो इसका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सामरिक ज्ञान में वृद्धि। ऐसा तो वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य समझ विकसित करना भी हो सकता है, अगर वैसे देखें संवेदनशीलता विकसित करना भी हो सकता है। पर जो भी इस बुक के अनुसार, जिसके अनुसार मैं करवा रही हूँ, तो उसमें जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो सामरिक ज्ञान में वृद्धि है। प्लीज़ आप लोग भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपको कोई इससे बेहतर ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी मुझे तो जो भी इसका करेक्ट आंसर मिला है, अब वो ये चीज़ हो सकती है कि ये इस चैप्टर के अंतर्गत प्राचीन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हो, तो अगर प्राचीन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसने पूछा है तब तो सामरिक ज्ञान में वृद्धि सही हो सकता है। अदरवाइज अगर करंट सिनेरियो में देखें तो समझ विकसित करना, संवेदनशीलता विकसित करना, यह हमारे क्या होने चाहिए, अच्छी पढ़ाई के लक्ष्य होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो फिलहाल के लिए तो हम इसका ऑप्शन नंबर 4 सामरिक ज्ञान में वृद्धि ही रखते हैं, क्योंकि इस बुक के अनुसार इसका करेक्ट आंसर यही दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो कि वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। ऑप्शन है हमारे यथार्थवादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 आदर्शवादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो कि वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यथार्थवादी शिक्षा। तो यथार्थवादियों का हम जानते हैं कि हमारे जो प्रमुख यथार्थवादी थे वो कौन कौन थे, तो एक तो हमारे जॉन लॉक बहुत ही प्रमुख हमारे यथार्थवादी थे, और जॉन लॉक के अलावा रेबल का भी नाम आता है, जो कि क्या थे, प्रमुख मुख्य यथार्थवादियों में आते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी शिक्षा है वह शिक्षा जो कि ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए। छात्रों को जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उन्हें कंटिन्यू मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो हम
पूछा गया है उनको कैसे आप प्रेरित करते रहें। तो ऑप्शन है हमारे चुनाव अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 आकस्मिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 गहन अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 सस्वर पाठ द्वारा सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गहन अध्ययन। मतलब कि बहुत ही जब बच्चे गहन अध्ययन करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो इसी से उनको क्या किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है सफलता पाने के लिए, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर यही हो जाएगा। आकस्मिक अध्ययन से नहीं, सस्वर पाठ को द्वारा सीखना, ये तो फिर रटंत हो जाएगी, रटना किसी चीज़ को हो जाएगा। चुनाव अध्ययन भी हम नहीं मान सकते, गहन अध्ययन हम इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का ऐसा कौन सा तंत्र था जिसका प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन है हमारे गतिविधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 संगीत के माध्यम से शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 सुनने, ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो गांधी जी ने जो भी अपनी बेसिक शिक्षा जानते हैं हम सभी, गांधी जी ने उसका प्रतिपादन किया था, उसके कॉन्सेप्ट को गांधी जी ने बताया था। तो उसमें पूछा गया है कि कौन से तंत्र का प्रतिपादन करने की बात करी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गतिविधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जानते हैं हम, जैसे महात्मा गांधी जी ने किसका बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, या फिर वर्धा में जो इनका सम्मेलन हुआ था उसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्धा सम्मेलन, या फिर जो भी बेसिक शिक्षा की बात उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी। अब बेसिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप होने चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। दूसरा हमारा है पाठ्यचर्या का उत्पादक कार्यकलाप भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध होना चाहिए। जो भी हमारा करिकुलम होना चाहिए उसका जो संबंध है वह हमारे समाज से, हमारे पर्यावरण से, हमारे भौतिक जीवन से, हमारे क्रियाकलापों से, हर चीज़ से होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा स्कूल और स्थानीय समुदाय के बीच संबंध। अब ये नहीं कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो, सिलेबस ऐसा हो कि उसका स्कूल और कम्युनिटी के बीच यानी हमारे समाज के बीच कोई संबंध ही ना हो। तो उन्होंने बहुत ही रिलेवेंट करिकुलम की बात करी थी। गांधी जी ने जो भी अपने बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना में जो भी बात करी थी उसमें बहुत ही रिलेवेंट करिकुलम की बात करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गतिविधि द्वारा शिक्षण। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, किसने कहा है कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे? ऐसे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा है कि आप अपना जो भी सामान्य व्यवहार है, जब भी आप उससे उलट कुछ करेंगे तो आप हमेशा लगभग सही ही कर रहे होंगे? ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 रूसो, ऑप्शन नंबर 3 जॉन ड्यूवी, ऑप्शन नंबर 4 प्लेटो। तो वह कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने यह बात कही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रूसो। रूसो ने यह स्टेटमेंट जो है वो रूसो का है। जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे। आपका जो सामान्य व्यवहार है, जब आप उससे कुछ उलट काम कर रहे होंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप वो काम सही ही कर रहे होंगे। यह हमारा प्रश्न 2014 में आया हुआ है DSSB एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है? वह कौन सी शिक्षा है जिसका उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है? ऑप्शन है हमारे शिक्षा जीवन के निचले रूपों से मनुष्य के विकास की धारणा है, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवन रहने को सुनिश्चित किया जा सके, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों में नैतिकता और सदाचार पूर्ण मूल्यों को पैदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना। तो यह जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है यह किसका था? प्रकृतिवादियों का कॉन्सेप्ट था। प्रकृतिवादी ऐसा कहते थे कि आप अच्छा वातावरण दीजिए बच्चों को और बच्चे स्वयं ही सीख जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा
क्वेश्चन नंबर 16, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है? ऐसी कौन सी इनमें से ऑप्शंस में ऐसा क्या है जिसपे दर्शन की प्रकृति नहीं है? दर्शन मतलब फिलॉसफी की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन है हमारे, यह ज्ञान का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2, यह विभिन्न दृष्टिकोणों का सामूहिक जामा है। ऑप्शन नंबर 3, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह मनुष्य के रचनात्मक विचारों की संपूर्णता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। ठीक, इसमें कोई दर्शन की प्रकृति नहीं है, क्योंकि योजनाबद्ध प्रयास नहीं होता है हमारा। किसी चीज़ के बारे में जानना कोई योजनाबद्ध तरीका या प्रयास नहीं होता है सच्चाई को खोजने का, प्री प्लान्ड नहीं होता है, ऐसा इस ऑप्शन में कहा गया है। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? शिक्षण के सिद्धांत हम सबको पता है कि पढ़ाए जाते हैं, पर इसको पढ़ाने का आधार क्या है, इसको आवश्यकता पढ़ाने की क्या है? ऑप्शन है हमारे, सभी छात्र समान नहीं हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का होना। ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो पूछा गया है कि शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अलग अलग जो भी दर्शन है हमारे, फिलॉसफी हैं, उन सब ने शिक्षा के हर एक पहलू पर अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं। तो हम जब जितने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ेंगे, उतना ही हम अपनी शिक्षा में और नए परिवर्तन ला सकेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है? तो इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन है हमारे, शरीर की देखभाल। ऑप्शन नंबर 2, नैतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर 3, कौशल। ऑप्शन नंबर 4, स्वयं की अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, शरीर की देखभाल। शरीर की देखभाल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है ना, तो ये नहीं ध्यान रखना है हमें। बाकी नैतिक मूल्य हो गया हमारा, और उसके बाद फिर हमारा कौशल हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही स्वयं की अभिव्यक्ति, ये सब क्या है, आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप हैं। और एक ऑप्शन जो कि नहीं है वो है शरीर की देखभाल करना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, शरीर की देखभाल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक थे। धार्मिक शिक्षा के जो समर्थन देते थे वह कौन थे? व्यवहारवादी थे, या फिर आदर्शवादी थे, या फिर यथार्थवादी थे, या फिर अतिवादी थे? तो पूछा गया है कि कौन सा मत है जो कि धार्मिक शिक्षा का समर्थक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आदर्शवादी। तो हम सभी जानते हैं कि जो आदर्शवादियों का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, धार्मिक शिक्षा को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता था। तो यही हो जाएगा आदर्शवादियों का आदर्शवादी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आदर्शवादी। धार्मिक शिक्षा के प्रखर विरोधी थे हमारे कौन? आदर्शवादी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। हम सभी जानते हैं कि आदर्शवादी किस पर विश्वास करते थे? चरित्र निर्माण पर बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे। चरित्र का निर्माण करना, नैतिकता लाना, यही सब क्या होता था? आदर्शवादियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता था। तो कहीं ना कहीं यह सब निर्माण करने में हम धार्मिक शिक्षा के समर्थक बन ही जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा,
शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की है? शिक्षा के यथार्थवाद में ऐसी कौन सी बात है निम्न में से जिसकी आलोचना नहीं की गई है? ये नहीं हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन है हमारे सह पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के मूल्य को नकारने वाले शिक्षकों की, या फिर पुस्तक को रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के अनुकूल हों। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा शिक्षण जो बच्चों को जीवन से दूर ले जाता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो। तो इसका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की गई है? तो बाकी सबकी आलोचना करी गई है क्योंकि यह सही बात है, तो इसलिए इसकी आलोचना नहीं करी गई है कि स्कूलों में क्या होना चाहिए, स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो। तो यह आलोचना योग्य बात नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? तो जब हम शिक्षण करते हैं तो उसमें मानव क्षमता का विकास जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है? मानव क्षमता का विकास क्या है? शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, किस क्षमता की बात की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, या फिर विशिष्ट उद्देश्य। फिर से मैं ऑप्शन आपके लिए पढ़ देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4 है विशिष्ट उद्देश्य। यह हमारा प्रश्न आया हुआ है 2014 के एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों उद्देश्य। अब व्यक्तिगत किस तरह से और सामाजिक किस तरह से? तो हम सब जानते हैं कि शिक्षण से हमारा व्यक्तिगत विकास भी होता है, चाहे वो हमारे इमोशंस हों, चाहे हम एज अ पर्सन हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे हमारे भाव हों, हमारी भावनाएं हों। तो हम सब पे क्या करते हैं? अपना कंट्रोल करना। तो एज अ पर्सन भी हमारा डेवलपमेंट शिक्षा करती है, और एज अ सोशल जो सामाजिक उद्देश्य भी इसका होता है, सोसाइटी में हमें कैसे क्या व्यवहार करना है, तो समाज का जो भी तरीका होता है उठना बैठना, हम हर चीज़ शिक्षा के थ्रू ही सीखते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा के उद्देश्य बच्चे को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को, ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है ना। तो अब पूछा गया है कि ये भविष्य को तैयार करने का जो टर्म है यह किस प्रकार की तैयारी है? तो वही है, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1, कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना। ऑप्शन नंबर 4 है एक सुखी वैवाहिक जीवन हेतु प्रशिक्षित करना। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना। तो जीवन को इस तरह से तैयार करना कि भविष्य में जो भी समस्याएं आएँ, जो भी कठिनाइयाँ आएँ, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, बच्चा अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से दिशा दे सके। बस यही शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है, यही भविष्य की तैयारी होती है। किसी सुखी वैवाहिक जीवन की नहीं, किसी भी उपयुक्त व्यवसाय की नहीं। आप सब कुछ कर लेंगे यदि आप जीवन में होने वाली कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना सीख गए, तो आप जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी अदर ऑप्शन है तीनों, वो सब आप उनको हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भविष्य में जीवन में होने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा हुआ रहता है, यह कथन किसका है? मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र होता है पर हर जगह किससे जंजीर से बंधा होता है? तो यह पूछा गया है कि कथन किसका है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर 2 जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन नंबर 3 जॉन ड्यूई, ऑप्शन नंबर 4 WII किलपैट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जीन जैक्स रूसो। तो यह रूसो का स्टेटमेंट है कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र
स्वतंत्र होता है, लेकिन हर जगह किसी न किसी प्रकार की जंजीर से बंधा रहता है। ठीक है, तो अब हमारे जो कुछ प्रमुख जो हमारे सिद्धांत था, एक हमारा जो रूसो ने दिया था, वह इनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उसी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो स्टार्टिंग थी उसमें उन्होंने ये कोटेशन दिया था। तो अगर पूछ लिया जाए, कभी प्रश्न आ भी सकता है कि यह कहाँ से लिया गया है, तो इनका एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, उसी में यह बात इन्होंने कही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24। ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, स्थानों से संबद्ध है, जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और यह परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्यमान है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, प्रश्न को समझना पड़ेगा तोड़ तोड़ के। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा जो कि सटीक बैठेगा? तो इसको हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भाषा जो होती है हमारी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन भाषा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम भाषा लगा के देखेंगे ऑप्शन में, तो भाषा ऐतिहासिक घटक को मूर्त रूप प्रदान करती है। कोई भी ऐतिहासिक घटना है, कोई भी घटक है, उसको क्या देती है? मूर्त रूप प्रदान करती है। यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, बिल्कुल साधन है। स्थानों से संबद्ध है, स्थानों से भी संबद्ध है, जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और यह परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्यमान रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थी के कार्य की समीक्षा करते समय शिक्षकों को बच्चे से संबंधित सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास, विद्यार्थी के डैश और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, संसाधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 धर्म, ऑप्शन नंबर 2 इतिहास, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति, ऑप्शन नंबर 4 भाषा। तो जैसा कि हम अपने सारे प्रश्न में देखते आ रहे हैं, कुछ ऊपर के जितने भी प्रश्न देखे हैं वो हमारे थोड़े से लंबे होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यही सारे क्वेश्चन जब आपके लिए एग्जाम में आते हैं तो कितनी आपके लिए कठिनाई क्रिएट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रश्न को पढ़ने में भी आपको समय चाहिए और समझने में भी समय चाहिए। तो इसी में आपका बहुत सारा समय चला जाता है। लेकिन जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपको प्रश्नों को पढ़ने की, उतनी ही आपको मदद मिलेगी इस चीज़ में। हमारा ये प्रश्न जो है हमें तोड़ तोड़ के समझना होगा। सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थी के कार्य की समीक्षा करते समय, जो भी सांस्कृतिक लेंस है, मतलब आप सांस्कृतिक तरीके से बच्चे का जब भी आप समीक्षा कर रहे हैं तो उस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे। तो इसका जो समीक्षा करते समय शिक्षकों को बच्चे से संबंधित सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास, विद्यार्थी के डैश, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, संसाधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि सांस्कृतिक लेंस से जब भी आप समीक्षा कर रहे हैं किसी के बच्चे के कार्य की, तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि ध्यान रखनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 धर्म, क्योंकि धर्म बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म। जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप सांस्कृतिक लेंस से कोई भी विद्यार्थी के कार्य की समीक्षा कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा धर्म पर ध्यान देना चाहिए कि धर्म और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, संसाधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा धर्म। और क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धर्म। अगला प्रश्न है, आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है क्योंकि, ऑप्शन है हमारे व्यवसाय में बहुत पैसा है, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा बहुत महंगी है, ऑप्शन नंबर 3 वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा का मॉडल और
पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ना ही हम व्यवसाय में बहुत पैसा है ऐसा कहेंगे, या फिर शिक्षा बहुत महंगी है, शिक्षा तो निःशुल्क भी दी जा रही है, लेकिन शिक्षा का जो भी मॉडल और पाठ्यक्रम है वह क्या है, उपयुक्त नहीं है, वह उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए क्या है, बच्चों की थोड़ी सी रुचि हट रही है। हालांकि जब से नीति हमारी आई हैं तो बहुत से सुधार हुए भी हैं, पर फिर भी और सुधारों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है। लर्निंग का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हमारे ज्ञान को मन में बैठाना, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत समाशोधन, ऑप्शन नंबर 4 कौशलों की प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मतलब व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग मतलब सीखना, सीखने का उद्देश्य ही उपयुक्त अर्थ क्या होता है? सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन। आपने कुछ भी सीखा है, यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, इसका मतलब है आपका रिजल्ट क्या है, 0 है, आपने कुछ भी नहीं सीखा है। तो सीखने का मतलब ही होता है कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आपके व्यवहार में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 28, विद्यार्थी की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? मतलब जो भी विद्यार्थी की आवश्यकताएं हैं और उसके हित हैं उस पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? शिक्षा के ऑप्शन है हमारे शिक्षा के दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा के मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा के समाज विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा का राजनीतिक विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा का मनोविज्ञान। तो यह किसके अंतर्गत आता है? हमें भी पढ़ाया जाता है, जब भी हम अपने जो भी टीचिंग कोर्सेज की पढ़ाई करते हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है कि बच्चे की आवश्यकताएं और उसके हित, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करते हैं या इसी के अंतर्गत यह आते हैं। बच्चों के आप आवश्यकताओं और हितों को तभी समझ सकते हैं जब आप बच्चे की किस उम्र में क्या ज़रूरतें हैं, किस उम्र में वह किस तरह से व्यवहार करेगा, जब वह चीज़ें आप समझ पाएंगे तभी उसकी आवश्यकताओं और हितों के बारे में आप ध्यान दे पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है हमारे ग्रामीण उत्पादकता के लिए शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 नए सामाजिक क्रम के लिए कार्य, ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिक और शिल्प विज्ञानीय विश्व का अनुभव, ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का क्या अर्थ होता है वर्क एक्सपीरियंस का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। तो वही है ना कि कार्य अनुभव किस चीज़ का कार्य अनुभव होना चाहिए? तो व्यावसायिक जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, वोकेशनल जो भी करिकुलम है उसके लिए जो भी शिक्षा होगी उसकी बात करी गई है कार्य अनुभव की। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि 2014 में DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर में आया हुआ है। अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? हमारे ऑप्शन हैं श्री अरविंदो ने, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनिवार्य शिक्षा को प्रतिपादित किया किसने था? अनिवार्य होनी चाहिए शिक्षा, ऐसी बात किसने करी थी? तो श्री अरविंदो जी ने करी थी। हालांकि महात्मा गांधी जी ने भी करी थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात, लेकिन उनसे भी पहले इन्होंने बोला था कि शिक्षा कंपलसरी ही होनी चाहिए। तो इसमें श्री अरविंदो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो श्री अरविंदो थे उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि वह जो थे वो परंपरागत शिक्षा के घोर विरोधी थे, कि शिक्षा परंपरागत नहीं होनी चाहिए। जो भी शिक्षा का स्वरूप हो वह ऐसा हो कि आधुनिक तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ना कि शिक्षा ऐसी हो कि वह आपको रूढ़िबद्ध बनाए। शिक्षा आधुनिक आपकी होनी चाहिए जो कि आपको भविष्य की आवश्यकताओं को और आपकी आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो श्री अरबिंदो जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सच्ची शिक्षा को मशीन से बुना हुआ कोई सूत नहीं होता है, या शिक्षा को कोई मशीन से बुना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, वरन इससे मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण और जीवन का उत्कर्ष करना चाहिए। सच्ची शिक्षा वह नहीं होती है जो कि मशीन से बुना हुआ सूत जैसी हो, बल्कि यह वह होनी चाहिए कि आपके मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण और जीवन का उत्कर्ष कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वह हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
आशा करती हूँ कि आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप लोगों को अपने जो भी प्रिपरेशन में मदद भी मिली होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वह उनके लिए भी यह हेल्पफुल है। और अभी इसके जो भी हमारे 30 क्वेश्चन और बचे हैं प्रीवियस ईयर, तो वह हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।